पाकिस्तान के अंदर अब बयानियों की जंग है। एक बयानिया ये चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। आप असद उमर का बयान देखें तो पता चलता है कि उनके ऊपर बड़ा दबाव है कि नई पार्टी ज्वाइन कर लें। वो ये भी बताते हैं कि हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनके ऊपर दबाव है कि वो पार्टियां ज्वाइन करें, लेकिन वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ना चाहते, बहरहाल फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। तो एक दबाव का बयानिया आपको नज़र आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ज़मान पार्क से निकलती है, अदालतों में से होती हुई बनी गला से घूमती हुई वापस घर पे चली जाती है दोबारा ज़मान पार्क। और दरमियान में जो बयानिया बताती है वो ये कि हम कितने मासूम हैं, इतना ज़बरदस्त निज़ाम चला रहे थे, हमारे यहाँ पे तो किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं हो रही, ये ऑप्रेसिव निज़ाम है, ये बदतरीन निज़ाम है, ये मुकम्मल फैशिस्ट निज़ाम है। और अगर आप कंट्रास्ट करें हमारे सालों से तो आपको पता चलेगा कि वो तो रियासत मदीना का एक रिफ्लेक्शन आपको नज़र आता था, और ये जो है आपको बदतरीन हिटलर की और मुसोलिनी की फैशिस्ट स्टेट का रिफ्लेक्शन नज़र आता है। हमने आपके सामने आज हकायक रखने हैं। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये पाकिस्तान के चंद एक डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट्स में से एक ब्यूरोक्रेट की अहद चीमा की, जो मौजूदा हुकूमत के मुआवने खुसूसी हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, अपनी जॉब को वो छोड़ चुके हैं। और जब शहबाज शरीफ के साथ ये पंजाब के अंदर काम कर रहे थे तो इनको आइडियल ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त में रखा जाता था। और भी लोग थे लेकिन ही वाज वन ऑफ द टॉप नॉचेस। मेट्रो, ऑरेंज लाइन, बिक्की पावर प्लांट, बहुत सारे तरक्याती मनसूबे, कलमा चौक, आज़ादी चौक, LDA-City प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह शामिल है। लेकिन जो वजह शोहरत इनकी बनी कि 500 बिलियन के इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए और सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक 200 बिलियन की बचत की। इनको समझा जा रहा था कि ये पाकिस्तान के जो चैम्पियन ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें से एक हैं। इनको बहरहाल नैब ने गिरफ़्तार किया 21 फरवरी 2018 को, और 38 माह इनको नैब की कस्टडी में रखा गया। 38 माह इनकी ज़मानत नहीं हुई। इस दौरान इनकी ज़िंदगी तलातुम का शिकार रही, इनका कैरियर तबाह हो गया, इनकी रेपुटेशन के ऊपर धब्बे आ गए, और इनसे मनवाया क्या जा रहा था कि आप किसी न किसी तरीके से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ गवाही दे दें। इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनना बड़ा ज़रूरी है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए आज, प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ जो जुड़ा हुआ है वहाँ पर इनका ऑफिस मौजूद है। ये जब पाबंद सलासल थे तो इस वक्त हमने इनकी बेगम साहबा से इंटरव्यू किया था और उस वक्त उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। इसके अलावा जब केस में आपको कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई, जो प्लीड किया जा रहा था कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाएं, तो फिर इनकी वालदा को, इनकी बेगम को, इनके रिश्तेदारों को केसेस के अंदर लपेट दिया गया और उनकी वो धुनाई की गई कि इनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ हो रहा था जब एक पेज कायम था, जनरल बाजवा मौजूद थे, जनरल फैज़ मौजूद थे, इमरान खान पर्सनली सुपरवाइज़ करते थे, नैब का चेयरमैन उस वक्त का जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वो दंदनाता फिरता था, मीडिया मुकम्मल तौर पर आप समझें अतात गुजारी करता था और इनका वर्जन सामने नहीं आता था। तो 38 माह जो लॉन्गेस्ट सर्विंग इन रीसेंट मेमोरी किसी भी ब्यूरोक्रेट को मिली सज़ा, सिर्फ इस तौर पर कि वो बात नहीं मान रहा था तो उसको कस्टडी में रखा, वो एक तारीख़ का एक हिस्सा है। ये भी याद रहे कि इनके अपने डिपार्टमेंट ने इंटरनल इंक्वायरी की और इनको मुकम्मल तौर पर कहा जी कि आप मासूम हैं, लेकिन इनका कैरियर बहरहाल उन्होंने तबाह कर दिया और इन्होंने झंझलाहट में और गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आकर रिज़ाइन कर दिया। इनसे जब हमने मुलाकात की तो ज़ाहिर है इनसे हमने पूछना था कि उस वक्त निज़ाम काम कैसे कर रहा था। आइए हम इनको जो हमने इनसे बातचीत की उसका आपको चंद हिस्से सुनाते हैं। इंटरव्यू ज़रा लंबा था। जब हम इनसे ऑफिस में मिलने के लिए गए तो मेरे पास जो पहला सवाल था बड़ा सादा सा था कि इनके साथ ये उस वक्त सारा कुछ क्यों हो रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था? देखिए, इलेक्शंस थे 2018 के, और जैसे 2013 के इलेक्शंस लोड शेडिंग पे थे, 18th के इलेक्शंस थे वो और एजेंडा पे थे, या उसमें जो इलेक्शन का पर्टिकुलर इशू था वो करप्शन था। सो एक नैरेटिव बिल्ड करना था कि PMLN करप्ट है और उसकी लीडरशिप ने और जो काम किए गए उनका सिर्फ एक ही मुकाबला था कि उसके इमेज को टार्निश करें कि ये काम गुड फेथ में नहीं हुए। सो सिंस आई वाज इन्वॉल्व्ड इन मनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में हुए, तो मैं एक इसलिए की टारगेट था, कोई और
रीज़न शायद हो, बैकग्राउंड में कुछ लोगों के पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट आई थिंक वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो ये बयानिया डेवलप करते हुए मैं लिस्ट देख रहा था जो गिरफ्तारियां हुई, उनमें से शायद आप पहले थे जो गिरफ्तार हुए, इवन अमंग द होल पॉलिटिकल लॉट एज वेल। तो और भी बहुत सारे लोग करीब थे। तो आपसे डिमांड या एक्सपेक्टेशन क्या थी कि आप क्या करें जब आप गिरफ्तार हो जाए, तो फिर क्या करें आप? मेरा ख्याल है 2 पार्ट्स हैं इसके। एक तो ये था कि एक इमेज बिल्डिंग करनी थी। सो अगेन चूँकि मैंने बहुत सा काम किया हुआ था, तो मुझे पकड़ने का एक तो पर्पस ये था कि मुझे वो पकड़ना हर सूरत ज़रूरी था टू क्रिएट दैट नैरेटिव। उसमें न्यूज़ आई बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे याद है कि 1 साल तक व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द कोर्ट, तो पूरा पेपर में पब्लिश होता था कि जी ये इन पे इल्ज़ाम है, और वो पूरे एलिगेशंस प्रिंट होते थे एवरी टाइम आफ्टर एवरी 10 डेज़। तो एक तो वो पार्ट था इसका, जो कम्युनिकेशन पार्ट था। और सेकंड उसमें दे वांटेड टू मेक मी एन अप्रूवर अगेंस्ट शहबाज शरीफ साहब के आप उनके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दें कि मैंने कोई गलत काम जो किए हैं वो इनके कहने पे किए हैं। और शायद वो ये समझ भी रहे थे इनिशियली, कुछ अर्सा मुझे लगा कि उनके पास शायद ये एक थ्योरी है या इस हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं कि मैं उनका फ्रंटमैन हूँ और मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स में से कोई किकबैक्स ले रहा हूँ और उनको दे रहा हूँ। तो इनिशियली तो कुछ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इस तरह की थी, लेकिन बहुत जल्दी जब वो चीज़ें एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट्स में लोगों को भी बुला लिया, उन जिन लोगों ने काम किया था और इस तरह हर तरह से देख लिया, तो देन दे बिकेम मोर फ्रैंक कि जी हमारी मजबूरी है, हमने भी डिलीवर करना है और हमारे ऊपर प्रेशर है, तो आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप स्टेटमेंट दें और जाएं, otherwise you go home, you get your postings, you get your promotions, you'll be a friend of NAB, and otherwise we'll bury you under cases. तो so carrot and stick दोनों साथ साथ 38 माह आपने गुजारे जी। उसकी तफसील में भी जाऊंगा वहां पे हुआ क्या। लेकिन ये जो अपफ्रंट डिमांड है, ये आपके जिस तरह मैंने पेपर टेबल के ऊपर ऐसे आपसे बात करते थे जी कि ये है टेक इट और लीव इट। यस। और ये नैब के अफसरान होते थे? नैब के डिप्टी डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर डीजी, फिर जब उनको लगा कि शायद कोई एश्योरेंस मुनासिब नहीं है, तो देन चेयरमैन हिमसेल्फ ही केम ओवर एंड विजिटेड माई सेल और स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी एंड सर कि जी मैंने आपका पता किया है, आप अच्छी फैमिली से हैं, ये केस वो हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो अब ये यू डोंट वरी ऑन दैट। जस्टिस जावेद साहब जो है आप ये बताएं। जी जी यस, तो आप हमारे साथ ये करें, तो बस आप अंदाज़ा नहीं है फिर आपको हम कितना सपोर्ट करेंगे। चेयरमैन नैब, एक्स चेयरमैन जावेद इकबाल आपके सामने खड़े होकर कह रहे हैं आपकी तारीफ करके कि जी आप अगर ये कर ले तो फिर अंदाजा नहीं हम कितने हैं आपके साथ। जी ऐसे ही है। डीजी स्टैंडिंग बिसाइड्स हिम। यस, आई इवन रिकॉल द डेट, एग्जैक्ट डेट। क्या डेट? 19th March 2018। आपने कभी ये सोचा कि आपको ये कर देना चाहिए, जान छुड़ाएं? यस, बहुत दफा। तो फिर क्यों नहीं किया आपने? 2 चीज़ें थी, एक तो शायद उसूलन ये बात ठीक नहीं है, एथिकली ठीक नहीं है। दूसरा आउटराइट झूठ, मतलब अगर कुछ चीज़ होती और मैं उसको छुपाता तो फिर मेरे अंदर ये मॉरल क्वेश्चन आता कि मुझे छुपानी चाहिए या नहीं। बट अगर एक चीज़ मुझे कहें कि आप फैब्रिकेट करें और शहबाज शरीफ साहब पे एलिगेशन लगा दें, तो मेरे से हुआ नहीं। बट ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं ना, मुझे सोचना पड़ता था कि ये क्या कह रहे हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो ये मांग रहे हैं मेरे से। सो आई यूज्ड टू थिंक, लेकिन मुझे बिल्कुल वो उसकी कुछ समझ नहीं आती थी। और बस अल्लाह ताला ने भी रहनुमाई की, अल्लाह ताला गाइडेड मी। तो आपकी फैमिली, क्योंकि जब आपका अरेस्ट हुआ तो उस वक्त मैंने आपकी बेगम का इंटरव्यू किया, वो भी शायद सिविल सर्विस के अंदर ही, तो उनके बहुत सारे इश्यूज थे उस वक्त रेज़ किए गए। फिर ज़ाहिर है वो आवाज़ भी मीडिया से गायब हो गई। और आपने सही कहा, क्योंकि हमने भी जब तहकीक की तो उसमें जो भी आपके बारे में खबर लगती थी वो मुकम्मल तौर पर इल्ज़ामात की तफसील के साथ लगती थी और उसमें रिकॉल किया जाता था, जैसे इमेज बिल्डिंग की आप बात करें। फिर साकिब निसार साहब की तरफ से और एक मौजूदा जस्टिस साहब हैं उनकी तरफ से जब भी बयानात आते थे इन कंपनीज़ के बारे में तो पूरी तफसील बयान की जाती थी। फिर तमाम सेक्रेटरीज को लाके खड़ा कर दिया, फिर एक इमेज बनाया गया कि ये करप्शन के लिए थी। तो आपका ख़ानदान, यू हैव किड्स एज वेल,
तो कैन यू टेल अस कि उनका रिएक्शन क्या था? बच्चों को तो हमने शायद रियलिटी उस तरह बताई नहीं थी। उनको बताया कि जी मेरी पोस्टिंग हो गई है इस्लामाबाद, एंड आहिस्ता आहिस्ता उनमें कुछ सिंक इन किया। दे न्यू समथिंग वाज रॉन्ग बट दैट वाज नॉट टू बी डिस्कस्ड। एक बच्चा किसी रिलेटिव के बच्चे को कह रहा है कि मेरे बाबा की ना कोई लड़ाई हुई है, सो इट्स नॉट पोस्टिंग। बट वो उनको हमने उस तरह से कभी नहीं बताया। दे यूज्ड टू विजिट मी इन प्रिजन, तो वो भी एक हम कहते थे ये ऑफिस है या ये एक ऑफिसर है जो सुप्रिटेंडेंट का कमरा था या उसमें, तो यहाँ मैं भी आया हूँ विजिट पे, तो आपको मिल लेता हूँ एंड तो उम्रें क्या थी बच्चों की? तो दे वर 4 and 2। तो वो बस उनको ऐसा ऐसा कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि दिस समथिंग इज नॉट राइट, लेकिन उनको लगता था कि ये डिस्कस नहीं करना। यस यस, तो ज़ाहिर है वो एज ग्रुप उनका चेंज हो गया। जब व्हेन वेंट बैक तो वो 7 और 5 थे, तो डिफरेंट होता है ऑब्वियसली बड़ा। बाकी फैमिली तो इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, और दे स्टूड बाय मी। हर तरह के इल्ज़ाम लगते थे। इन डिटेंशन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, तो मैं कई दफ़ा सोचता था कि क्योंकि मेरी वाइफ खुद बड़ी प्रिंसिपल्ड है, तो पता नहीं वो अब मुझे विज़िट करेगी या नहीं करेगी नेक्स्ट टाइम, बिकॉज ये इतना कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कर रहे हैं। बट शी स्टूड बाय मी लाइक अ रॉक। बल्कि एक दिन वो जब आती थी मुझे मिलने, तो एक दिन उसको भी डिटेन कर लिया फॉर क्वेश्चनिंग एंड इस तरह। मुलाकात के लिए आई। मुलाकात के बजाय उनको डिटेन करके उन्होंने इंटरव्यू किया 3-4 घंटे। और एक दफ़ा बुलाया उन्होंने, समन किया मेरी सिस्टर को, ब्रदर इन लॉ को, वाइफ को, तो सारा दिन उन लोगों को डिटेन रखा और मुझे कहा कि जी वील अरेस्ट देम एल्स यू बिकम एन अप्रूवर। दैट वाज प्रॉब्ली द हार्डेस्ट एपिसोड इन दिस होल थिंग। और आपको ज़रा पता नहीं था कि तो ये, मुझे ये पता था कि दे आर हियर, लेकिन आपको ये पता नहीं मुझे आ रही थी दूसरे किसी कमरे से। और वो मेरी सिस्टर को उन्होंने कहा कि आप उसको समझाएं, तो उसने कहा मुझे उसके पास लेके चलो एंड आई टेल हिम नॉट टू डू व्हाट यू आर सेइंग। तो फिर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया खैर से। तो बस ऐसे ही है, काफ़ी हार्ड था उनके लिए। फैमिली की सब लोगों की प्रॉपर्टीज़ फ्रीज हुई हुई हैं आज तक, और सबके बैंक अकाउंट्स बंद हो गए, और वो हर जगह जो सर्कुलेट कर देते हैं तो वो बैंक्स में और हर जगह पे आप मतलब तमाम निज़ाम जो है, हाँ जी, वो पूरी फैमिली का, कजन्स का, सेकंड कजन्स का, तमाम बेनामी काफ़ी लोग जो है ना वो मतलब आई थिंक देयर 9-10 पीपल। एक मेरा कज़न कतर में था, इज़ अ वेरी हाईली पेड प्रोफेशनल, तो उसके भी वारंट ऑफ अरेस्ट निकले हुए थे। वो मैं बाद में पता चला जब अपनी 2-4 साल बाद कैंसिल हो गए थे कि जी उसके भी वारंट निकले हुए थे। मेरा भाई US में 91 से, उसके भी वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकले हुए थे। तो इस तरह का माहौल था।